नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन एग्जाम नोट्स में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास से जुड़े प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और अन्य विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें। और दोस्तों, यदि आप आर्यन एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होती रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहें। तो आपका समय ज्यादा न गवाते हुए आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास हमारी विरासत है। इतिहास की बातें जानकर हम अपने जीवन में भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत हो जाते हैं और पुरानी बातों से अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से इतिहास एक मुख्य विषय है और विभिन्न परीक्षाओं में इतिहास से जुड़े प्रश्न आते हैं। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है ए, पशुपति। सैंधव स्थलों से मातृ देवी की उपासना के साथ साथ एक पुरुष देवता की उपासना का भी प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। पुरुष की दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख हैं। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव से भी संबोधित किया है, जिसे त्रिमुख, पशुपति, महेश्वर आदि कहा गया है। शिव या पशुपति से संबंधित 2 मुद्राएं भी मिली हैं। कहा जाता है कि माता देवी के ही समान शिव या पशुपति की पूजा का भी व्यापक प्रचलन सैंधव सभ्यता में रहा होगा। प्रश्न 2, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, सूर्यसेन। बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठनों में सूर्यसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का विशिष्ट स्थान था। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आगे चलकर वह एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक भी बने और इसलिए वह सामान्यतः मास्टर दा के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसमें ज्यादातर वकील एवं पत्रकार ने भाग लिया। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसके A.O. ह्यूम संस्थापक थे। प्रश्न 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों पर नजर रखने के पश्चात यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही है, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, जिसे उनके सहयोगी A.O. ह्यूम ने मूर्त रूप प्रदान किया था। प्रश्न 5, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन सी है, 1774 ईस्वी में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य एवं 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा इमो तथा चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड तथा अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। प्रश्न 6, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो यहाँ जो क्रमों का विवरण दिया गया है, उन क्रमों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। दोस्तों, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, डच 1605 ईस्वी में आए थे, अंग्रेज यहां पर 1613 ईस्वी में आए और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। हालांकि स्थापना पुर्तगाली जो थे वो 1498 से पूर्व हुई थी और डचों की 1602 ईस्वी में स्थापना हो चुकी थी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कर चुके थे और फ्रांसीसी भी स्थापना के तत्काल पश्चात भारत में प्रवेश किए थे। प्रश्न 7, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। दोस्तों, यहाँ जितने प्रश्न दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को खूब अच्छे से दोहरा लें। प्रश्न 8, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना के प्रयासों के अमेरिकी के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन का सफाया करना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। प्रश्न 9, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 23 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी और इसके मुख्य उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना तथा मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा एवं विस्तार करना। प्रश्न 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है हंटर कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जिसमें 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती का प्रयास किया तथा सभी आरोपियों का हल्का दंड का विधान किया। प्रश्न 11, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है अगस्त में। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो का नारा भी दिया था। प्रश्न 12, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी में। 1931 में तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को स्पष्टतः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है और इसके फलस्वरूप ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। प्रश्न 13,
13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है अकबर। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में 14 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो के गर्भ से हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर उसे अपने पिता हिमायूं की मृत्यु की सूचना भी मिली थी। बैरम खान ने तुरंत ईंटों के चबूतरे पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कराकर भारत का सम्राट घोषित कर दिया था और इस प्रकार से अकबर उस समय 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में राजगद्दी पर आसीन हुआ था। प्रश्न 14, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो यहाँ दिए गए नवरत्नों के क्रम में हमारा सही ऑप्शन सी है बैजू बावरा। बैजू बावरा जो एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अकबर के नवरत्नों के नाम जो थे उनमें प्रमुख मुल्ला दो प्याजा, हकीम इमाम, अबुल फजल, शेख फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास और राजा बीरबल थे। प्रश्न 15, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन बी है जहांगीर से। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा था, जो सम्राट जहांगीर की कृपा प्राप्त करने में सफल हुआ। वह पुर्तगाली विरोध के बावजूद व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में भी सफल हुआ। उसके प्रयासों के फलस्वरूप ही सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा तथा मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कोठियां स्थापित हुई थी। प्रश्न 16, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ दी गई राजधानियों के क्रम में सही ऑप्शन सी है रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। यहीं पर शिवाजी का 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक भी हुआ था। इसके लिए उन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान भाग भट्ट, जिसे विश्वेश्वर भट्ट भी कहा जाता है, उन्हें बुलाया गया था। प्रश्न 17, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी? तो यहाँ दिए गई विशेषताओं के क्रम में हमारा सही ऑप्शन जो है उसमें से बी है। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। अपने कार्यों के लिए वे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। उनके मंत्रिमंडल की विशेषता यह थी कि सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री अर्थात 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर शेष सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न 18, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम क्या है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हमें आता भी है, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में हम सब गलती करते हैं। यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन बी सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंगाल कवि बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ में इस गीत का वर्णन है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को स्वीकार भी किया गया। 1905 की बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया था और आज भी इस गीत को बड़े ही मन से हर जगह संस्थाओं में गाया जाता है। प्रश्न 19, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो यहाँ दिए गए तिथियों में से सही ऑप्शन हमारा पहला है 1859 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन ए सही है। औपनिवेशिक शासन काल में अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया, उसमें नील आंदोलन प्रथम तथा सर्वप्रमुख माना जा सकता है। यह आंदोलन बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था, जिसका नेतृत्व दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किया था। 1859 में शुरू होने वाला यह आंदोलन नील उत्पादकों के शोषण के खिलाफ किसानों की प्रत्यक्ष लड़ाई थी।
जिसका विशुद्ध एवं मर्म स्पर्शी विवरण दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक में किया है। प्रश्न 20, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन सी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों, 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। इसमें जमींदारों के बजाय मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। इस संगठन ने प्रसिद्ध सिविल सर्विसेज आंदोलन भी चलाया। कालांतर में यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से वैदिक देवता नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, कृष्ण। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि वैदिक देवता हैं, जबकि कृष्ण के नाम का उल्लेख किसी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र तथा घोर अंगीरा ऋषि के शिष्य के रूप में हुआ है। कालांतर में वासुदेव कृष्ण को अनुयायी पांचरात्रिक भी कहलाए। प्रश्न 22, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, दर्शन। उपनिषद, जिसका शाब्दिक तात्पर्य है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें वैदिक चिंतन एवं दर्शन का चरमोत्कर्ष मिलता है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान है, जो दार्शनिक विषय माना जाता है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम शाक्य मुनि भी पड़ा। प्रश्न 24, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, शुंग वंश। सैन्य निरीक्षण के समय अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। बौद्ध साहित्य पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा तथा बिहारों को नष्ट करने वाला बताता है। प्रश्न 25, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन हमारा सी है, सातवाहन वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के बीच माना जाता है, सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण का शकों को हराया तथा क्षत्रियों के दर्प को चूर किया। इसकी सैनिक नियमों की जानकारी इसकी माल वल्लभी के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। प्रश्न 26, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासन 380 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है, या मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र से ही उसने अपनी यात्रा आरंभ की थी और अपनी पूरी यात्रा के विवरण में वह कहीं भी सम्राट का नामोल्लेख नहीं लिया है। प्रश्न 27, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, बाघ। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। यह संगम युग का एक प्रमुख राजवंश था, जो तमिलनाडु में पेन्नार तथा बेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, जो बाद में क्रमशः उरैयूर व तंजावुर बनी। कई काल इस वंश का महानतम शासक था।
जिसने कावेरी पट्टनम, जिसे हम पुहार के नाम से भी जानते हैं, अपनी राजधानी बनाई थी। प्रश्न 28, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, सिकंदर लोदी ने। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने पर व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की थी और उसने वहां पर बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। 1506 में आगरा को उसने अपनी राजधानी भी बनाया। बाद में बादलगढ़ किले को ही मुगलों ने अपने आधिपत्य में कर लिया, जो आज आगरा किला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 29, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, समाहर्ता। मौर्य शासन प्रबंध में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी समाहर्ता था, जो आधुनिक वित्त मंत्री की भांति विभिन्न पदाधिकारियों के सहयोग से राजस्व विभाग का संचालन करता था। और दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे, जिनमें से अब केवल 6 गुफाओं 1, 2, 9, 10 तथा 16, 17 के चित्र ही अवशिष्ट रूप में बचे हैं। इनमें से 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र सबसे प्राचीन हैं और उनका समय लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जिससे मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। आज मैं आप सभी के लिए 2 प्रश्न भी दिया हूं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि आप अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कितना अंजाम दे रहे हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर कितना अग्रसर हैं। आज का पहला सवाल है, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? और प्रश्न 2 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर हमें जरूर बताएं और यदि प्रश्नों के उत्तर बताने में असुविधा उत्पन्न होती है तो वीडियो को पुनः जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, शेयर करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे और आप अपनी नियमित परीक्षा की तैयारी करते रहें। अनुशासन में रहते हुए, समय पालन का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम एक नए इतिहास वर्णन के साथ इसके भाग 2 में पुनः उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।